हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ और इंटेक्स क्वेश्चंस हमारे चैप्टर टिश्यूज़ के। प्रीवियस सेशन में हमने आपकी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 69 पे जितने भी इंटेक्स क्वेश्चंस दिए गए थे उनको हमने कर लिया था सॉल्व, और आज के इस सेशन में हम आपकी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 74 पे जितने भी इंटेक्स क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हम करेंगे सॉल्व। तो चलिए फटाफट से आज के इस सेशन को हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या बोल रहा है, नेम टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज। हमको सिंपल टिश्यूज या सिंपल परमानेंट टिश्यूज के टाइप्स बताने हैं। 3 टाइप्स के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। फिर पेरेन्काइमा के भी फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। अब ये पढ़ के कुछ मज़ा नहीं आई ना कि हमसे सवाल में पूछा गया कि भाई सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ बताओ, तो हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के टाइप्स बता दिए। अब सबसे पहली बात तो यह है कि हमें सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ पता ही नहीं है कि वो होते क्या हैं, तो फिर हम इनके टाइप्स को कैसे पहचान सकेंगे, इनके बारे में क्या ही समझ सकेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने प्रीवियस सेशन में हमने यही पढ़ा है कि टिश्यूज़ क्या होते हैं और टिश्यूज़ बनते कैसे हैं और क्यों एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए टिश्यू इंपॉर्टेंट होता है, क्या टिश्यू की यूटिलिटी होती है इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अभी तक तो हमने यही पढ़ा है। हाँ, इसके साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ लिया था कि टिश्यूज़ जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्लांट टिश्यूज़ और एक होते हैं एनिमल टिश्यूज़। दोनों के बीच में हमने कुछ बेसिक डिफरेंसेस को डिस्कस किया था। तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, आज के इस सेशन में हम फोकस करेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ पे ही, क्योंकि हमसे सवाल में टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ ही तो पूछे गए हैं। तो हमें नहीं पता कि सिंपल परमानेंट टिश्यू है क्या, प्लांट टिश्यू है या एनिमल टिश्यू है, ये तो हमें पढ़ के ही समझ में आएगा। तो आज के सेशन में हम फोकस करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ पे, और टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ में भी हम फोकस करेंगे प्लांट टिश्यूज़ के ऊपर। एनिमल टिश्यूज़ हम बाद में समझेंगे। आपको याद है ये डिफरेंस हमने पढ़ा था प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ के बीच में कि प्लांट टिश्यूज़ का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो काफ़ी सिंपल होता है और एनिमल टिश्यूज़ का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक सिंपल चीज़ के साथ, यानी कि प्लांट टिश्यू के साथ। प्लांट टिश्यू भाई 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और एक होते हैं परमानेंट टिश्यूज़। ध्यान से समझिएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ भी हम बोलते हैं कि इनके 3 टाइप्स होते हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। कैसे, मैंने 3 टाइप्स बता दिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के। तो भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के किस पार्ट में प्रेजेंट है, यानी कि टिश्यू की पोजीशन क्या है प्लांट में, उसके बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज 3 टाइप के होते हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारे पास होते हैं परमानेंट टिश्यूज। हमारे पास मतलब कि प्लांट्स के पास परमानेंट टिश्यूज के भी 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो अभी जो क्वेश्चन आया था ना कि सिंपल टिश्यूज बताइए, सिंपल टिश्यूज किसके हैं भाई, तो प्लांट्स के होते हैं। सिंपल टिश्यूज हम बोलते हैं कि 2 टाइप होता है एक परमानेंट टिश्यू का। अगेन हम बोलते हैं कि सिंपल टिश्यूज के भी टाइप्स होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू के भी 2 टाइप्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। एंड फर्दर हम बोलते हैं कि जाइलम के भी एलिमेंट्स होते हैं और फ्लोएम के भी एलिमेंट्स होते हैं। तो आज के सेशन में हम पूरे इस प्लांट टिश्यू को ही समझने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट किससे करेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से करेंगे। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है और ये आया कहाँ से है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, स्टार्ट किससे कर रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से कर रहे हैं। ये कहाँ से आए हैं, तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था ना, प्लांट बॉडी को वो बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर रहे थे। इस ऑब्जर्वेशन के दौरान, एनालिसिस के दौरान उनको कुछ सेल्स का ग्रुप मिला। सेल्स का ग्रुप मतलब क्या, टिश्यू। तो उन साइंटिस्ट को प्लांट बॉडी को एनालाइज करते दौरान कुछ सेल्स मिले, सेल्स के ग्रुप मिले, जो कि क्या कर रहे थे ना, कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे थे, यानी कि कंटिन्यूसली डिवीजन शो कर रहे थे। अब हुआ क्या कि उन साइंटिस्ट के पास पड़ी हुई थी एक डिक्शनरी, और उस डिक्शनरी में बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स लिखे हुए थे। उन सभी वर्ड्स में से एक वर्ड था मेरिस्टोस। कौन सा वर्ड था, मेरिस्टोस था। तो उन्होंने मेरिस्टोस वर्ड से, इस वर्ड का मतलब क्या था, ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब था क्या, डिवीजन। तो उन्होंने देखा कि भाई जो
प्लांट बॉडी में मुझे जो सर्टेन सेल्स दिख रहे हैं, सेल्स का ग्रुप दिख रहा है, वो भी तो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहा है। तो एक काम करते हैं, ये ग्रुप ऑफ सेल्स को हम नाम दे देते हैं। क्या नाम दिया उन्होंने, मेरिस्टोज वर्ड से नाम दिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या नाम दिया भाई, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या अब आपको समझ में आया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ से आया है। एक साइंटिस्ट थे जो कि प्लांट को बहुत ही क्लोजली जो है ना एनालाइज कर रहे थे। एनालिसिस के दौरान उनको कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स दिखाई दिए और ये जो सेल्स थे वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे थे। उनको एक ग्रीक वर्ड पता चल गया मेरिस्टो, जिसका मतलब था क्या, डिविजन। तो उन्होंने उन सर्टेन डिवाइडिंग सेल्स को, ग्रुप ऑफ सेल्स को उन्होंने नाम दे दिया। क्या नाम दिया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नाम दे दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, यानी कि वो अपने कंटिन्यूस कॉन्स्टेंटली वो अपने डिवीजन स्टेट में रहते हैं। क्या आप इस चीज को समझ रहे हो कि डिवीजन नाम क्यों दिया गया था, मेरिस्टोज या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नाम क्यों दिया गया था, क्योंकि वो जो सेल थे ना वो प्लांट बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे थे। ये बात हमने पहले भी पढ़ी है, अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी है, प्रीवियस सेशंस में, कि पूछा जाता था कि भाई सेल्स आते कहाँ से हैं। तो शील्डन और श्वैन ने अपनी सेल थ्योरी में बोला था कि भाई सेल तो स्पॉन्टेनियसली आ जाते हैं, यानी कि हवा में आ जाते हैं, वहीं आ जाते हैं, अचानक से जो है ना यहाँ से एक सेल प्रकट हो गया, यहाँ से दूसरा सेल प्रकट हो गया। फिर इसके बाद में रुडोल्फ वर्काउ आए थे, उन्होंने बताया था कि भाई स्पॉन्टेनियसली नहीं आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नए सेल्स आते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी सेल्स हैं वही क्या करेंगे, न्यू सेल्स को फॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, क्या उनके पास कोई स्पेशल पावर होती है, यस उनके पास स्पेशल पावर होती है, और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेल डिवीजन की पावर। यानी कि हम बोल सकते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के पास क्या होते हैं, क्या होती है, सेल डिवीजन की एबिलिटी होती है, और इसी एबिलिटी के कारण वो न्यू सेल्स फॉर्म करते जाते हैं, यानी कि वो क्या करेंगे, खुद डिवाइड करेंगे और डिवाइड करते करते न्यू सेल्स बना लेंगे। तो यहाँ पे जिस टिश्यू की हम बात कर रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, वो कंटिन्यूसली सेल डिवीजन करते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, यानी कि हमेशा अपने डिवीजन स्टेट में ही रहते हैं और डिवीजन की जो एबिलिटी है उसको भी रिटेन करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, सपोज मेरे पास एक सेल है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, इसने डिवाइड किया और दो नए सेल बना लिए। अब ये जो दो नए सेल आए हैं ना, इनके पास भी डिवाइड करने की जो एबिलिटी है वो रहेगी। इसलिए मैंने आपको बोला कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो खुद तो डिवाइड करते ही रहते हैं, हमेशा अपने सेल डिवीजन की स्टेट में रहते हैं, प्लस वो अपनी डिवीजन की जो प्रॉपर्टी है, जो एबिलिटी है, उसको भी रिटेन करते हैं। यानी कि इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल ने डिवाइड किया और दो नए सेल्स बनाए, इन दो नए सेल्स के भी पास क्या होगी, डिवीजन की एबिलिटी होगी, प्रॉपर्टी होगी, और ये दोनों फर्दर हम बोलते हैं कि डिवीजन शो करेंगे, यानी कि हर एक सेल जो है फिर से दो दो सेल बना देगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि एक ने बनाए दो, दो ने बनाए चार, और कंटिन्यूसली जो है ना सेल का नंबर इंक्रीज होता ही जाएगा। भाई ऑब्वियस है ना ये चीज़ तो, कि अगर सेल डिवाइड करेगा, डिवीजन शो करेगा, तो सेल का नंबर तो इंक्रीज होना ही है, होना है ना। अब एक हम बेसिक एग्जांपल लेते हैं। अभी यहाँ पे मैं एक रूट ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ करी क्या, रूट। अब एक रूट का मैं आपको अंदर का सेक्शन दिखा रही हूँ, ठीक है, ये हुआ क्या, रूट का अंदर का सेक्शन। अब इस सेक्शन में सपोज ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, इसके 3 सेल्स थे, ये रहा एक सेल, ये रहा 2 सेल और ये रहा थर्ड सेल। क्या बोला मैंने, मैं आपको रूट बता रही हूँ, रूट का मैं आपको अंदर का सेक्शन दिखा रही हूँ, जहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि इस रूट में 3 सेल्स हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के। अब अभी मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, यानी कि अपने हमेशा डिवीजन के स्टेट में रहेंगे। तो ये जो 3 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होंगे ये भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलो एक काम करते हैं, ये जो फर्स्ट वाला सेल है ना, इसको हम डिवाइड करवाते हैं। इसने डिवीजन शो किया और 2 नए सेल बना दिए। ये जो सेकंड वाला सेल था, इसने भी डिवीजन शो किया और फर्दर इसने भी 2 नए सेल बना दिए। ये जो तीसरा वाला था, इसने भी डिवीजन शो किया, डिवाइड करा और 2 नए सेल बना दिए। अब टोटल कितने नए सेल बन गए, 6 सेल बन गए।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद तो डिवीजन करेंगे ही, साथ ही साथ डिवीजन की प्रॉपर्टी भी क्या करते हैं, रिटेन करते हैं। यानी कि जो नए सेल्स बने हैं ये भी तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स है ना, इन सेल्स के पास भी क्या होगा, डिवीजन की प्रॉपर्टी होगी। यानी कि ये सेल भी क्या करने वाले हैं, डिवीजन करने वाले हैं। अब आप ये सोचो कि ये जो हमने रूट बनाया है, जड़ बनाई है, इसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब सेल डिवाइड करते हैं, डिवीजन शो करते हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, सेल का नंबर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे भी तो एग्जैक्टली यही हो रहा था, पहले केवल 3 थे, अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेल्स आ चुके हैं। अब ये 12 सेल्स क्या करेंगे, जो न्यू सेल्स बने हैं ये फर्दर और डिवाइड करेंगे, यानी कि सेल का नंबर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता ही जा रहा है। अब आप ये सोचो कि अगर हमारी रूट बस इतनी की इतनी रहेगी और नए सेल्स बनते जाएंगे, तो ये नए सेल्स कहाँ जाएंगे, क्या ये नए सेल रूट के बाहर निकल के आ जाएंगे सॉइल में, या ये रूट में ही रहेंगे? भाई रूट के सेल्स है तो रूट में ही तो अच्छे लगेंगे ना, सॉइल में निकल के आने का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि रूट को अगर अपने अंदर सेल्स रखने हैं तो अपना साइज बढ़ाना पड़ेगा। छोटे साइज से कोई मतलब नहीं है, साइज बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस रूट के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, उसके सेल्स हैं जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं, नंबर अपना इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो इस रूट को अपना साइज बढ़ाना पड़ेगा। तो ये रूट क्या करेगी, रूट हम बोलते हैं कि साइज में इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं। और ये जो साइज इंक्रीज हो रहा है ना रूट का, ये क्या हो रहा है, ये रूट की ग्रोथ हो रही है और कोई नई चीज नहीं हो रही है। ये क्या है, ये है ग्रोथ ऑफ रूट। जड़ जो होती है पौधे की, प्लांट की, उसकी ग्रोथ हो रही है। कई बार आपने घर पे हो सकता है, अगर आप गार्डनिंग का शौक रखते हो तो आपने सुना होगा कि जब एक छोटा सा नन्हा सा पौधा आता है ना, तो उसके लिए इतना बड़ा गमला भी, इतना बड़ा पॉट भी जो है ना सफिशिएंट होता है। लेकिन जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है, आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि अब इसका गमला जो है ना चेंज करना पड़ेगा, इसका पॉट चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पौधा बड़ा हो गया है। बड़ा हो गया इसका मतलब क्या, कि उसकी जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो ग्रो कर रही हैं। ठीक है, ग्रो कर रही हैं, उनको जगह चाहिए। तो छोटे से पॉट में तो रूट जो है बनने से रही, तो जब जड़ें लंबी होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, तो हमें पौधे को एक बड़े गमले में शिफ्ट करना पड़ेगा। आप बोल सकते हो कि एक बड़ा कमरा देना पड़ेगा हमारे ग्रोइंग प्लांट को। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो रूट है वो ग्रो करती जाती है। अकेले रूट ग्रो नहीं करती है, पूरा का पूरा प्लांट भी ग्रो करता है। और जैसे जैसे ग्रोथ होती है वैसे वैसे हम बोलते हैं कि न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। भाई प्लांट्स को भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना। क्या हम पौधों में फर्टिलाइजर वगैरह नहीं डालते हैं, खाद वगैरह नहीं डालते हैं फूलों में? बिल्कुल डालते हैं। क्यों? क्योंकि मैन्योर वगैरह, खाद वगैरह क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स से भरी हुई रहती है। और प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं। भाई हम भी तो खाना खाते हैं ना, खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, जो कि कहाँ से मिलेगी? सॉइल से मिलेगी। अब इतना सा पौधा है, उसका इतना सा पॉट है, इतना सा गमला है, उसमें थोड़ी सी बिल्कुल सॉइल होगी, सॉइल कम होगी, जिसके कारण क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स भी लिमिटेड होंगे। अब जब पौधा बड़ा हो रहा है, उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो हमको उसको बड़े गमले में शिफ्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे ज़्यादा सॉइल होगी, जहाँ पे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे। तो क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि प्लांट हमारा क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। यहाँ पे भी रूट की ग्रोथ हुई है। रूट की ग्रोथ क्यों हुई है? क्योंकि उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स के पास ये एबिलिटी होती है कि वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं और अपने डिवीजन की जो प्रॉपर्टी है, जो एबिलिटी है, उसको रिटेन भी करते हैं। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिस भी प्लांट पार्ट में रहेंगे, वहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करेंगे, नए नए सेल्स आप बोल सकते हो कि पैदा करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, न्यू सेल्स ऐड करते जाएंगे उस प्लांट पार्ट पे, जिसके कारण वो पार्ट क्या होगा, ग्रो होता जाएगा, प्लांट पार्ट की ग्रोथ होती जाएगी। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या ये चीज़ सभी को समझ में आई? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सेल्स के पास डिवीजन की एबिलिटी होती है। 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4, 4 से 16, ऐसे बनते चले जाएंगे सेल्स।
तो जहाँ भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिस भी प्लांट पार्ट में रहेगा उस पार्ट में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेगा, न्यू सेल्स ऐड करता जाएगा और इन न्यू सेल्स के एडिशन के कारण वो प्लांट पार्ट ग्रो करने लगेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ प्लांट की रूट ही ग्रो करती है, पूरा का पूरा प्लांट भी तो ग्रो करता है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो अबंडेंट टिश्यूज होते हैं प्लांट के। क्यों? क्योंकि ये अधिकतर जगह हमको प्लांट में दिखने वाले हैं, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या बता मैं लिख देती हूँ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ग्रोथ तो प्लांट में हर कहीं होती है, तो यानी कि हर कहीं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होंगे प्लांट में। इसका मतलब क्या होगा कि ये अबंडेंट होते हैं प्लांट में। क्या ये चीज सभी को समझ में आई? अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो ओवल भी हो सकते हैं शेप में, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, ठीक है, राउंड भी हो सकते हैं, कैसा भी उनका शेप हो सकता है। इसके अलावा ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, यानी कि जिंदा होते हैं। अरे भाई जिंदा हैं तभी तो सेल डिवीजन शो कर रहे हैं। तो ये कैसे होंगे? ओवल हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं शेप में, लिविंग होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इनकी एक्टिवनेस के कारण ही ये कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में इनकी जो सेल वॉल होती है, मैं यहाँ पे लिखती भी जाती हूँ, क्या क्या बोल रही हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला कि ये अबंडेंट तो होते ही हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि ये लिविंग होते हैं, प्लस हम बोलते हैं कि ये कैसे होंगे, एक्टिव भी होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक। फिर इसके बाद में शेप की अगर हम बात करें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स की हम बात कर रहे हैं, राउंड भी हो सकते हैं, इसके अलावा हम बोलते हैं कि ओवल भी हो सकते हैं और हम बोलते हैं कि पॉलीगोनल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, काफ़ी थिन होती है, थिन होगी और हम बोलते हैं कि फ्लेक्सिबल भी होती है और इसके अलावा हम बोलते हैं कि सेल्यूलोज की तो बनी ही होगी। सेल वॉल किसकी बनी होती है भाई? सेल्यूलोज की ही बनी होती है। हाँ, हमने प्लांट सेल में पढ़ा था कि जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन वो काफ़ी थिक होती है और काफ़ी रिजिड होती है। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की तो बनी होगी, लेकिन थिन होती है और कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। फिर इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स का कि इनके पास जो साइटोप्लाज्म है जो वो कैसा होता है, काफ़ी डेंस होता है और न्यूक्लियस भी कैसा होता है, प्रोमिनेंट होता है, यानी कि आपको क्लियरली सेल में जो है न्यूक्लियस दिखाई देगा। तो न्यूक्लियस कैसा होगा भाई, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा यहाँ पे प्रोमिनेंट। अब सवाल ये है कि आखिर साइटोप्लाज्म को डेंस होने की क्या ज़रूरत पड़ गई? डेंस होने की ये ज़रूरत पड़ गई कि भाई सेल को डिवाइड करना है पूरे टाइम, तो उसको बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। मैंने आपको बताया था कि जो साइटोप्लाज्म होता है, जब हम सेल के कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलती रहती हैं, न्यूक्लियस के अंदर भी हम बोलते हैं कि प्रोसेसेस चलती रहती हैं। तो ये जितनी भी प्रोसेसेस चलती रहती है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, उन प्रोसेसेस के लिए रॉ मटेरियल लगता है और ये रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? ये आता है सेल के साइटोप्लाज्म से। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स को कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहना है, वो हमेशा अपने डिवीजन स्टेट में रहते हैं, जिसके कारण उनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो रॉ मटेरियल उनको कहाँ से मिलेगा? साइटोप्लाज्म से ही मिलेगा। इसीलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है वो काफ़ी डेंस होता है और न्यूक्लियस कैसा होता है? प्रोमिनेंट होता है। एक और ख़ास बात ये होती है कि इनके अंदर वैक्यूल्स या तो बहुत ही कम होंगे या ऑलमोस्ट कैसे हो जाएंगे? एब्सेंट हो जाएंगे। क्यों भाई? वैक्यूल्स के लिए हमने क्या पढ़ा था कि ये सैक लाइक स्टोरेज स्ट्रक्चर्स होते हैं। याद है आपको, प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था कि वैक्यूल्स क्या होते हैं? ये बोरे जैसे बैग लाइक, सैक लाइक स्टोरेज स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट भरा होता है। प्लांट सेल में हमने देखा था कि वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्लांट सेल के अंदर हम बोलते हैं कि एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल हमें दिखाई देता था। जैसे ये प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के अंदर हम बोलते थे कि एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल दिखाई देता था और साइड में न्यूक्लियस और बाकी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते थे।
लेकिन जब हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स की, तो ऐसा उनके पास कोई भी सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इस सेंट्रल वैक्यूल में क्या आपको याद है कि प्रेजेंट क्या क्या होता था, इसमें सेल सैप भरा होता था, जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स होते थे, मिनरल्स होता था, पानी होता था, तमाम सारी चीज़ें प्रेजेंट होती थी। यानी कि आप बोल सकते हो कि वैक्यूल्स में जो है रिजर्व फूड रहता है, यानी कि फूड को स्टोर किया जाता है, फूड को रिजर्व किया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स की, उनके पास वैक्यूल्स नहीं होंगे, या होंगे भी तो बहुत कम होंगे, छोटे होंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं ना, उनको किसी और फंक्शन से लेना देना है ही नहीं। वो सिर्फ क्या करेंगे, सेल डिवीजन करेंगे, सिर्फ खुद को डिवाइड करते जाएंगे, अंधाधुंध सेल डिवीजन करते जाएंगे। उनको बाकी किसी भी प्रोसेस से, किसी भी और फंक्शन से मतलब नहीं है। कहने को तो सेल डिवीजन भी क्या लगता है, एक तरीके का फंक्शन ही लगता है, लेकिन सेल डिवीजन फंक्शन नहीं होता है सेल का, वो एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस सेल को परफॉर्म करनी ही पड़ती है। क्यों? क्योंकि सेल डिवीजन हम बोलते हैं कि एक स्टेज होता है सेल की लाइफ का। क्या आपको ये चीज समझ में आई कि सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन हम बोलते हैं कि किसी भी सेल का कि लाइफ का एक स्टेज होता है कि जिस स्टेज में जाकर के सेल को क्या करना पड़ेगा, डिवीजन शो करना ही पड़ेगा। तो दिखने में हमको लगता है कि भाई सेल डिवाइड कर रहा है, तो ये सेल डिवीजन क्या है, एक फंक्शन ही तो है, लेकिन वो एक फंक्शन नहीं है। सेल डिवीजन एक स्टेज होती है सेल के लाइफ की, और सेल डिवीजन एक प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं, इनको मतलब नहीं होता है किसी भी तरह के और फंक्शन से या प्रोसेस से, इनको सिर्फ सेल डिवीजन करना रहता है। तो इसीलिए इनको कोई ज़रूरत नहीं लगती है अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने की। क्या ये चीज़ समझ में आई कि इनको कोई नेसेसिटी नहीं लगती है कि ये अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करें, खाने को स्टोर करें। क्योंकि क्या होता है ना कि न्यूट्रिएंट्स और खाने को स्टोर क्यों किया जाता है, क्योंकि उससे एनर्जी डिराइव करी जाती है ना। लेकिन जब इनको एनर्जी डिराइव करी जाती है या डिफरेंट फंक्शंस के लिए, प्रोसेसेस के लिए उनको यूटिलाइज किया जाता है, लेकिन जब इनको फंक्शंस और प्रोसेसेस परफॉर्म करनी ही नहीं है, तो फिर इनको अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स या खाने पीने को स्टोर करने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए वैक्यूल्स या तो इनमें एब्सेंट होते हैं या बहुत ही कम होते हैं और छोटे छोटे साइज के होते हैं। ठीक है, और इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है कि ये अनडिफरेंशिएटेड टिश्यूज होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। ये अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड, देखो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि सेल्स का क्या होना, एक डेफिनेट शेप, एक डेफिनेट साइज को अटेन कर लेना और एक डेफिनेट फंक्शन परफॉर्म करना। यानी कि सेल क्या करेंगे कि एक डेफिनेट शेप अपना अपना लेंगे, एक डेफिनेट साइज अपना अपना लेंगे, और इसके बाद में वो बोलेंगे कि अब तो हम केवल एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है ना डेफिनेट शेप, साइज और फंक्शन को अटेन करने की, इसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। लेकिन अभी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स हैं वो अनडिफरेंशिएटेड हैं। अनडिफरेंशिएटेड होने का क्या मतलब है कि इनके पास, इनको नहीं पता है कि इनको आगे जाकर के कौन सा काम करना है। इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हमेशा क्या करते रहेंगे, कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाएंगे। ये सिर्फ अभी डिवीजन पे ही फोकस कर रहे हैं। इनको नहीं पता कि ये कौन सा फंक्शन आगे जाकर के परफॉर्म करने वाले हैं। इनको नहीं पता कि आगे जाकर के इनको कौन से फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है, इसलिए इनको हम अनडिफरेंशिएटेड कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेल डिवीजन कोई फंक्शन नहीं होता है, वो एक प्रोसेस होती है, वो सेल के लाइफ की एक स्टेज होती है। तो आप ये मत बोलना कि मैम सेल डिवीजन तो शो कर रहे हैं ना, यानी कि वो एक फंक्शन ही तो हुआ। फंक्शन नहीं है, वो एक प्रोसेस है, उनके लाइफ की एक स्टेज है जहाँ पे उनको अपने आप को डिवाइड करना पड़ेगा ताकि दूसरे नए सेल्स बन सकें। तो जो कि हम बोलते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनके पास आप बोल सकते हो कि कोई फंक्शन नहीं है अभी, ठीक है। वो बस अंधाधुंध क्या कर रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक फंक्शन की जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं आई है, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, अनडिफरेंशिएटेड कहते हैं। ठीक है, बेसिकली हम बोलते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए ना सेल डिवीजन भी इंपॉर्टेंट है और डिफरेंशिएशन भी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए सेल, उसकी ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन भी
इम्पॉर्टेंट है और डिफ्रेंसिएशन भी इम्पॉर्टेंट है। सेल ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं आपस में। अगर सेल ग्रोथ यानी कि आप बोल सकते हो कि सेल डिवीजन नहीं होगा तो नए सेल्स नहीं बनेंगे, और अगर नए सेल्स नहीं बनेंगे तो फिर ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी पार्ट्स होंगे वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो सेल डिवीजन तो इम्पॉर्टेंट है ही, प्लस इसके बाद में हम बोलते हैं कि जो सेल्स बनते हैं ना वो डिफ्रेंशिएट भी होते जाते हैं, कि न्यू सेल्स बन गए, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो गई पार्ट की, ऑर्गेनिज्म की बॉडी की, इसके बाद में जो न्यू सेल्स बने हैं वो कहीं ना कहीं जाकर के एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने की जिम्मेदारी भी लेते जाएंगे, क्योंकि भाई फंक्शन भी तो परफॉर्म करना है। ऐसा थोड़ी ना है कि बस ग्रो करते जाना है करते जाना है करते जाना है, एक स्टेज पे आके के रुकना भी तो है ना। इसीलिए डिफ्रेंसिएशन और सेल डिवीजन किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि सेल डिवाइड हो रहे हैं ताकि ग्रोथ हो रही है। इसके अलावा जो डिवाइडेड सेल्स हैं वो क्या करते हैं, मैच्योर होने के बाद एट मैच्योरिटी कुछ फंक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, यानी कि वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं ताकि ऑर्गेनिज्म क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। तो ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए ऑर्गेनिज्म की क्या क्या ज़रूरी है, सेल डिवीजन एंड डिफ्रेंशिएशन। और इनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को हम क्या कहते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड टिश्यूज़ कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास अभी कोई काम नहीं है, इनको नहीं पता कि इनको आगे जाकर के क्या काम करना है, इसलिए इनको हम अनडिफ्रेंशिएटेड टिश्यूज़ कहते हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करी हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स की। अबंडेंट होते हैं ये, क्यों? क्योंकि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं वो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और प्लांट में तो हर कहीं ग्रोथ होती है, यानी कि हर कहीं जहाँ भी आपको प्लांट की ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या, वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट है, इसलिए अबंडेंट टिश्यूज़ होंगे प्लांट के। लिविंग होते हैं, एक्टिव होते हैं, शेप इनका राउंड हो सकता है, ओवल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है। सेल वॉल उनकी कैसी होती है, काफ़ी थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद में वैक्यूल्स इसमें एब्सेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि इनको अभी कोई फंक्शन परफॉर्म करना ही नहीं है, इनको ज़रूरत नहीं है खाने को, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने की, इनको सिर्फ अभी डिवाइड करना है, तो वैक्यूल्स इसमें एब्सेंट हो सकते हैं। और अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं है अभी करने के लिए, ये सिर्फ डिवाइड करते हैं, अंधाधुंध डिवाइड करते जाते हैं, कोई काम नहीं है अभी इनके पास करने को, इसीलिए अनडिफ्रेंशिएटेड टिश्यू कहलाता है ये, ठीक है। आई होप ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम फोकस करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के किस पार्ट में प्रेजेंट है, उस बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ 3 टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एपिकल मेरिस्टेम के साथ। एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है भाई? एपिकल मेरिस्टेम हम बोलते हैं कि नाम से समझ में आ रहा है एपिकल, एपिकल से क्या आया है वर्ड, एपेक्स आया है। क्या आया है? एपेक्स आया है। एपेक्स का मतलब क्या होता है? टिप, ठीक है। तो एपिकल का मतलब क्या हो गया? एपेक्स, यानी कि एपेक्स मतलब कि टिप। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं एपिकल मेरिस्टेम? एपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं, प्लांट के एपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं। प्लांट की 2 एपेक्स होते हैं, एक होता है शूट एपेक्स और एक होता है रूट एपेक्स, यानी कि एक होती है शूट टिप और एक होती है रूट टिप, और इन दोनों में ही क्या प्रेजेंट होते हैं? एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं। तो अभी हमने जो रूट का एग्जाम्पल देखा था थोड़ी देर पहले, जैसे कि रूट पूरे टाइम क्या कर रही थी, ग्रो करती जा रही थी, उसका साइज इंक्रीज होता जा रहा था। तो वहाँ पे हमने बोला था कि रूट ग्रो क्यों कर रही है, क्योंकि उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। अब जब हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टाइप पढ़ लिया है, तो क्या अब आप बता सकते हो कि रूट में कौन सा वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है? तो उसमें है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। एपिकल का मतलब क्या होता है? एपेक्स होता है। एपेक्स मतलब क्या? टिप। तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके 2 एपेक्स होते हैं, आप बोल सकते हो कि उनके 2 टिप्स होते हैं। एक होता है शूट एपेक्स जो कि ये है, और नीचे की तरफ क्या होगा? नीचे की तरफ हम बोलते हैं होगा रूट एपेक्स या रूट टिप्स, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, कॉल हमारे एपिकल मेरिस्टेम। इतना क्लियर है आप सभी को? अब देखो, ये जो एपिकल मेरिस्टेम है ना, ये प्लांट की लीनियर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि प्लांट जो है हमारा वो ऊपर की तरफ तो ग्रो करता ही है, यानी कि प्लांट की जो लेंथ है,
जो उसकी हाइट है वो तो इंक्रीज होगी ही। किसकी वजह से? एपिकल मेरिस्टेम से। यहाँ पे हम बोलते हैं कि सेल्स होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के और वो क्या करते जाएंगे? डिवाइड करते जाएंगे, जिसके कारण हम बोलते हैं कि इस शूट की ग्रोथ होती जाएगी, है ना। तो एपिकल मेरिस्टेम जो प्लांट है बेसिकली वो ऊपर की तरफ तो ग्रो करेगा ही, उसकी हाइट तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ ज़मीन के अंदर जो रूट्स होती हैं वो भी तो इंक्रीज होंगी ना, उनका भी तो साइज़ इंक्रीज होगा, उनकी भी लेंथ इंक्रीज होगी। कई बार आपने सुना होगा कि जो बहुत पुराने पेड़ लगे होते हैं, ठीक है, 50 ईयर्स पुराने, 60 ईयर्स पुराने, और अगर उन पेड़ों के पास में कोई घर वगैरह होते हैं जो नियर बाय हाउसेज होते हैं, कई बार आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि इसकी जो जड़ें हैं ना वो घर के नीचे तक पहुंच गई हैं। पेड़ों की जड़ें, जैसे जैसे पेड़ बूढ़ा होता जाएगा, ग्रो करता जाएगा, उसकी जो जड़ें हैं वो क्या होती जाएंगी? इंक्रीज होती जाएंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है ना, और वहाँ पे तो ग्रोथ होती ही रहेगी, होती ही रहेगी। तो जो नियर बाय हाउसेज होंगे ना, उनके नीचे यानी कि उनका जो बेसमेंट होता है वहाँ तक हम बोलते हैं कि पेड़ की जड़ें पहुँच जाती हैं। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो प्लांट की लीनियर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या बोल सकते हो कि लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लांट जो है ऊपर से भी लंबा होगा और नीचे से भी लंबा हो जाएगा। किसकी वजह से? एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। ठीक है, एक टाइप तो हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम की। भाई जब प्लांट ग्रो करता है तो वो सिर्फ लंबा थोड़ी होता है, वो थोड़ा सा मोटा भी तो हो जाता है ना। एक छोटा सा पौधा लो, उसकी हाइट भी कम होगी और उसकी जो गिर्थ होगी वो भी क्या होगी? कम होगी। और एक ट्री को देखो, हाइट तो उसकी बहुत ज़्यादा होगी, लेंथ तो उसकी बहुत ज़्यादा होगी। साथ ही साथ अगर आप उसके ट्रंक को मेजर करना चाहोगे, दोनों हाथों के बीच में ट्रंक को लेना चाहोगे पेड़ की, तो नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो ट्रंक है, इनिशियली प्लांट का स्टेम होता है, स्टेम कितना ज़रा सा होता है ना, उनको 2 फिंगर्स के बीच में भी आप इस तरीके से ले सकते हो। लेकिन जब हम बात करते हैं पेड़ के ट्रंक की, तो वो तो जिसको हम तना कहते हैं हिंदी में, वो इतना चौड़ा हो जाता है कि हमारे हाथों के बीच में तक नहीं आ पाता है। तो प्लांट ने ग्रो तो किया, हाइट भी बढ़ी, लेंथ भी बढ़ी, लेकिन उसकी गिर्थ यानी कि उसकी चौड़ाई भी इंक्रीज हुई है। ठीक है, अब ये चौड़ाई कैसे हुई? यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे लेटरल ग्रोथ हो रही है। एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है? एपिकल मेरिस्टेम प्लांट को लंबा करता है, उसकी लेंथ इंक्रीज करता है, ऊपर भी और नीचे भी, सॉइल के ऊपर भी, सॉइल के नीचे भी, शूट को भी इंक्रीज करेगा और रूट को भी लंबा करेगा। लेकिन हम बोलते हैं कि ग्रोथ के टाइम पे, प्लांट की ग्रोथ के टाइम पे लेटरल ग्रोथ भी तो होती है, यानी कि प्लांट की जो स्टेम का जो डायामीटर है ना, प्लांट के स्टेम का जो डायामीटर है, जो उसकी गिर्थ है, वो भी तो इंक्रीज हो रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे एक लेटरल ग्रोथ हुई है। तो लेटरल ग्रोथ होने के कारण मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेटरल ग्रोथ कराता है प्लांट की, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? लेटरल मेरिस्टेम पड़ गया। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो स्टेम का जो ये वाला पोर्शन होता है, ठीक है, स्टेम का जो ये वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा क्या? लेटरल मेरिस्टेम। इसके साथ ही साथ हम बोलते हैं कि जैसे कि रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स का भी हम बोलते हैं कि साइड वाला जो पोर्शन होगा वहाँ पे प्रेजेंट होता है लेटरल मेरिस्टेम। तो कहाँ कहाँ होगा? स्टेम और रूट्स का जो साइड पोर्शन होता है टूवर्ड्स द वॉल, वहाँ पे हम बोलते हैं कि लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाओ थर्ड टाइप के मेरिस्टेम पे, जिसका नाम है क्या? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है भाई? इंटरकैलरी इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये परमानेंट टिश्यूज के बीच में होता है। अभी हम कौन से पढ़ रहे हैं? अभी हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़ रहे हैं, इसके बाद में हम परमानेंट टिश्यूज भी पढ़ेंगे। तो परमानेंट टिश्यूज के बीच में होता है कौन? इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इसलिए उसका नाम ही कैसा रख दिया है? इंटरकैलरी नाम रख दिया गया है। अब ये होता कहाँ? ये तो समझ में आ गया कि इन बिटवीन परमानेंट टिश्यूज, लेकिन होता कहाँ है? तो नोड्स के बेस में या इंटरनोड्स में। अब ये नोड्स क्या होता है, इंटरनोड्स क्या होता है? पेड़ों में, पेड़ों की जो स्टेम होती है या उसकी जो ब्रांचेस होती हैं, जहाँ से लीफ निकलती है, आपने देखा होगा कि सपोज जैसे ये पेड़ है, तो पेड़ के जो स्टेम होता है, स्टेम के जिस पोर्शन से जो ब्रांच निकलती है, तो वहाँ पे ना एक स्वॉलन पोर्शन होता है, फूली हुई सी थोड़ी सी जगह होती है। उस फूली हुई जगह को हम क्या कहते हैं? जहाँ से न्यू लीव्स निकलती हैं, न्यू ब्रांचेस निकलती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं। तो जैसे कि ये रहा प्लांट का स्टेम, ठीक है, और इस प्लांट के स्टेम पे इस वाले रीजन से एक लीफ निकली है, वहीं इस वाले रीजन से भी क्या हुआ है? दूसरी लीफ निकली है।
इस वाले रीजन से भी क्या हुआ है, एक तीसरी लीफ निकली है। तो जहाँ से स्टेम के जिस पोर्शन से, स्वॉलन पोर्शन से, स्वॉलन पार्ट से, फूले हुए पार्ट से लीफ निकल रही है, उसको हम नोड्स कहते हैं। और दो इंटरनोड्स जो होते हैं, ठीक है, जो दो इंटरनोड्स होते हैं उसको, उनके बीच की जगह को हम क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। नोड वो जगह है स्टेम और ब्रांचेस पे जहाँ से न्यू लीव्स निकलती हैं, या स्टेम की वो जगह जहाँ से न्यू लीव्स निकलेंगी या न्यू ब्रांचेस निकलेंगी, और दो नोड्स के बीच की जो जगह होगी उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम देखते हैं कि पुरानी पत्तियां पेड़ों से झड़ जाती हैं, इसके बाद में उन्हीं की जगह पे नई पत्तियां आ जाती हैं। तो न्यू लीव्स कैसे आती हैं, क्योंकि लीफ जिस ब्रांच या जिस स्टेम से निकलती है ना प्लांट के, वहाँ पे नोड से निकलती है वो। तो नोड पे क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। नोड के बेस पे हम बोलते हैं कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। तो हम बोलते हैं कि न्यू ब्रांचेस या न्यू लीव्स वहाँ पे आती जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे टिश्यू प्रेजेंट होता है, ग्रोइंग टिश्यू, सेल डिवाइड करने वाला टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे हर्बीवोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आकर के वो हम बोलते हैं कि घास को खा जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे घास को बनाऊँ तो देखो कुछ ग्रास जो है वो इस तरह की होती है, ठीक है। और सॉइल भी बना देते हैं, थोड़ी सी सॉइल ये बना दिया हमने, क्या, थोड़ा सा सॉइल, और इसके बाद में इसकी निकाल दी थोड़ी सी रूट्स भी। ये देखो हमने क्या निकाल दी, थोड़ी सी रूट्स भी निकाल दी। तो ये क्या है, पूरे एक ग्रास है हमारे पास। ये ग्रास का शूट है, शूट एपेक्स है, और ये ग्रास का क्या है, रूट एपेक्स है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शॉर्ट में, ये हो गया रूट एपेक्स और ये हो गया क्या, शूट एपेक्स। अब क्या हुआ, गाय आई, ठीक है, कोई भी हमारे हर्बीवोर एनिमल ले लो आप, सपोज गाय आ गई या बकरी आ गई, जो लेना ले लो। बकरी आई, गाय आई, उसने क्या किया, घास को खा लिया। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर बार जो हमारी गाय है वो पूरा का पूरा जो है ना पौधा ही उखाड़ ले, यानी कि जड़ से घास को, क्योंकि घास तो बहुत आसानी से जो है ना पेड़ सॉइल से निकल जाती है, तो वो पूरी की पूरी घास जो है ना जड़ से उखाड़ ले। अब हो सकता है कि उसको रूट्स का टेस्ट अच्छा ना लगता हो, इसलिए वो गाय ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ जो शूट है हमारे ग्रास की, सिर्फ वो खा ली। शूट पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, एपिकल मेरिस्टेम होता है। और इसी एपिकल मेरिस्टेम के कारण ही तो हम बोल रहे थे कि प्लांट जो है वो इंक्रीज होता है, उसकी लेंथ इंक्रीज होती है सॉइल के ऊपर। अब हुआ क्या, गाय आई और उसने शूट को खा लिया, पूरे के पूरे पौधे को, पूरे की पूरी घास को नहीं खाया, रूट्स तक नहीं खाया, बस ऊपर की जो शूट थी वो खा लिया। शूट के खाने से क्या हुआ, जो वहाँ पे शूट एपेक्स पे जो एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट था वो भी चला गया उसी के साथ में, उसी के पेट में। अब सवाल ये है कि क्या हमारी जो घास है वो हमेशा इतनी ही रह जाएगी, क्या वो कभी इंक्रीज नहीं करेगी? ऐसा तो होता नहीं है। चाहे कितनी भी गाय बकरी भेड़ आकर के क्यों ना खा ले घास को, घास तो दोबारा से उग जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि घास में सिर्फ और सिर्फ एपिकल मेरिस्टेम नहीं होता है, वहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी तो प्रेजेंट है ना। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करता है, इंटरनोड्स की लेंथ बढ़ा देता है। देखो यहाँ पे ध्यान से, हुआ क्या है, ये घास थी, घास का जो शूट एपेक्स था वो गाय ने खा लिया, एपिकल मेरिस्टेम चला गया। अब देखो ये जो मैं ब्लैक कलर के डॉट्स बना रही हूँ ये क्या है, नोड्स हैं। ये नोड्स क्यों है, क्योंकि यहाँ से देखो घास में नई नई पत्तियाँ निकल रही हैं, और जहाँ से नई पत्तियाँ निकलती हैं उनको हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। और दो नोड्स के बीच की जगह को हम क्या कहते हैं, इंटरनोड्स कहते हैं। यानी कि ये जो रेड सर्कल मैंने मार्क किया है ये क्या है, इंटरनोड है। और इंटरनोड्स पे क्या प्रेजेंट होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करेगा, इंटरनोड्स की लेंथ बढ़ा देगा। और जैसे ही इंटरनोड्स की लेंथ बढ़ेगी हमारी जो घास है वो क्या हो जाएगी, फिर से लंबी हो जाएगी। कोई बात नहीं, कितनी भी गाय क्यों ना आके खा ले, भाई ऐसा थोड़ी है कि ऊपर वाला जो मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम है शूट पे, वो अगर चला गया तो फिर घास हमारी हमेशा उतनी रहेगी, बौनी की बौनी रहेगी, दोबारा कभी ग्रो कर ही नहीं पाएगी। बिल्कुल कर पाएगी, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ जो है वो अकेले एपिकल मेरिस्टेम नहीं कराता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी कराता है। कैसे कराता है भाई, एपिकल मेरिस्टेम तो क्या करेगा, शूट को, शूट एपेक्स जो होता है उसको ग्रो करवाता है, लेकिन इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करता है, इंटरनोड्स यानी कि दो नोड्स के बीच की जो जगह होती है उसकी भी लेंथ बढ़ा देता है।
बेस्ट एग्जाम्पल होता है शुगर केन का, गन्ने का, ठीक है। शुगर केन में आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है, अलग अलग आपको एग्जैक्टली ऐसे ही सेक्शंस दिखाई देते हैं। तो ये वाला जो फ्लैशी पार्ट होता है जिसको आप आसानी से खा लेते हो, इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपको जॉइंट्स दिखाई देते हैं इनको हम क्या बोलेंगे, नोड्स बोलेंगे। तो शुगर केन आपने कुछ छोटे भी देखे होंगे, कुछ लंबे भी देखे होंगे। लंबे कैसे हो जाते हैं, लंबे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनके नोड्स पे क्या प्रेजेंट होता है, इंटर नोड्स में क्या प्रेजेंट होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। तो ये जो फ्लैशी पार्ट आप आसानी से खा लेते हो वो कितने लंबे लंबे होते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम है जिसके सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं और लेंथ इंक्रीज करते रहते हैं। बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स का काम ही होता है कि जिस भी प्लांट के पार्ट में वो प्रेजेंट है वहाँ पे नए नए सेल्स को ऐड करते जाना, सेल्स का एडिशन करते जाना, ठीक है। तो ये पूरा हो गया क्या हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली है, बहुत सारी बातें कर ली हैं, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। इसके बाद में फिर हम जाएंगे कहाँ, परमानेंट टिश्यूज़ के पास, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने बोला कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, हमेशा ही अपने सेल डिविजन के स्टेट में रहते हैं। और यही नहीं, सेल डिवीजन की जो प्रॉपर्टी है, जो एबिलिटी है, उसको वो रिटेन भी करते हैं। यानी कि जैसे मैं एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल हूँ, जब मैं डिवाइड करूँगी तो मुझसे जब दो नए सेल बनेंगे या जितने भी सेल बनेंगे उनके पास भी डिवाइड करने की प्रॉपर्टी होगी और वो नए सेल्स भी क्या करेंगे, फर्दर डिवाइड करते जाएंगे। और ऐसा नहीं कि मैं डिवाइड करना छोड़ दूंगी, मैं तब भी डिवाइड करती जाऊँगी, ठीक है। तो मेरे पास भी वो प्रॉपर्टी है, इनिशियली मैंने ही सेल डिवीजन को स्टार्ट किया था, मुझसे जो न्यू सेल्स बने थे वो भी डिवाइड करेंगे और साथ ही साथ मैं भी डिवाइड करती जाऊंगी। यही मतलब होता है कि सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी को या एबिलिटी को रिटेन करना, ठीक है, पहली बात। अब दिमाग लगाओ, सोचने वाली बात है कि किसी भी प्लांट पार्ट में जब कोई ऐसी टिश्यूज प्रेजेंट होंगे जिनकी सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करते जा रहे हैं, यानी कि न्यू सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो जिस भी प्लांट पार्ट में रहेंगे उस प्लांट पार्ट को अपना साइज बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है डिवीजन से। अब जो न्यू सेल्स बन रहे हैं वो उस प्लांट पार्ट से बाहर निकल के तो नहीं आ जाएंगे कि भाई अब जगह नहीं है अंदर, प्लांट पार्ट तो इतना सही है, कहाँ रहेंगे न्यू सेल्स, तो वो निकल के बाहर आ गए। बाहर निकलना तो पॉसिबल नहीं है। अल्टीमेटली क्या होगा कि प्लांट पार्ट को ही अपना साइज बड़ा करना पड़ेगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो प्लांट के पार्ट्स के लिए या प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमेशा न्यू सेल्स ऐड करते जाएंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर इसके बाद में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स के, कि ये कैसे होते हैं, राउंड हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं और पॉलीगोनल हो सकते हैं शेप में। इसके अलावा ये लिविंग होते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इनकी जो सेल वॉल है वो कैसी होती है, थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। फिर इसके अलावा हमने देखा था कि ये कैसे होते हैं, इनका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है और न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है। प्लस इसके बाद में इसमें वैक्यूल्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनको सिर्फ सेल डिवीजन शो करना है, कोई दूसरा फंक्शन तो परफॉर्म करना नहीं है जिसके लिए ये खाना स्टोर करें, ठीक है ना, खाने को रिजर्व करें, न्यूट्रिएंट्स को रिजर्व करें, इसलिए वैक्यूल्स इनमें बहुत कम होंगे या होंगे ही नहीं। फिर इसके अलावा ये अनडिफरेंशिएटेड, इसको हम टिश्यू कहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी इसके पास कोई काम नहीं है। अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं वो सिर्फ अपनी लाइफ के सेल डिवीजन स्टेज में है, वो हमेशा कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहेंगे, इसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं सूझेगा। वो अंधाधुंध डिवीजन करते रहेंगे, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, उनके ऊपर किसी भी फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसीलिए जो एपिकल मेरिस्टेम है वो क्या होगा, सॉरी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो क्या होगा, एक अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है, कोई काम नहीं है उसके पास, अभी कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है, सिर्फ डिवीजन शो करेगा। 3 टाइप के होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट के कौन से पार्ट में प्रेजेंट है, कहाँ उनकी लोकेशन है एग्जैक्टली उसके बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो प्लांट के एपेक्स पे यानी कि टिप्स पे प्रेजेंट होता है। 2 एपेक्स होते हैं प्लांट के, रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स। तो एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो बेसिकली प्लांट की लीनियर ग्रोथ करवाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है लेटरल मेरिस्टेम। भाई जब प्लांट इंक्रीज होता है तो ऐसा थोड़ी ना है कि बस वो लेंथ बढ़ती है उसकी, उसका जो गिर्थ है, उसका जो आप बोल सकते हो कि डायामीटर है स्टेम का, वो भी तो इंक्रीज होता है ना। तो डायामीटर कैसे इंक्रीज हो सकता है, गिर्थ कैसे इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट होता है लेटरल मेरिस्टेम। गिर्थ इंक्रीज होना, डायामीटर इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि वहाँ पे लेटरल ग्रोथ हो रही है। लीनियर ग्रोथ का मतलब क्या है, लंबाई बढ़ना।
और लेटरल ग्रोथ का मतलब है चौड़ाई बढ़ना। तो चौड़ाई कैसे बढ़ेगी? जब वहाँ पे लेटरल मेरिस्टेम होगा। कहाँ होता है लेटरल मेरिस्टेम? स्टेम और रूट्स की जो साइड्स होती हैं, जो वॉल्स होती हैं, वहाँ प्रेजेंट होता है। फिर लास्ट आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम हम बोलते हैं कि कहाँ प्रेजेंट होता है? नोड्स के बेस पे या इंटर नोड्स पे, और परमानेंट टिश्यूज के बीच में होता है। परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं वो भी अब हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो नोड्स क्या होंगे? जहाँ से स्टेम में से जहाँ से न्यू लीव्स और न्यू ब्रांचेस निकलती हैं, उनको हम कहते हैं, उन जगहों को हम कहते हैं नोड्स। थोड़ी सी फूली रहती है, स्वॉलन पार्ट होता है, स्वॉलन पोर्शन होता है। और दो नोड्स के बीच की जो जगह होती है उसको हम क्या कहेंगे? इंटरनोड्स कहते हैं। तो अगर कभी क्या होता है, घास वगैरह को आकर के गाय ने खा लिया, पूरी की पूरी घास गाय ने नहीं उखाड़ी है बिल्कुल जड़ से, सिर्फ ऊपर ऊपर की घास खाई है, यानी कि जो शूट है घास का, ग्रास का, वो उसने खा लिया है, यानी कि एपिकल मेरिस्टेम चला गया है। फिर भी ग्रास अपनी लेंथ में इंक्रीज करती है। कैसे इंक्रीज करती? क्योंकि वहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी प्रेजेंट होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करेगा? जो इंटरनोड होता है, यानी कि दो नोड्स के बीच की जो जगह होती है ना, उसको इंक्रीज करता है। ये जो हम गन्ने का जो फ्लैशी पोर्शन हम जो खाते हैं वो क्या होता है? इंटरनोड होता है। कितने लंबे लंबे होते हैं गन्ने? क्यों? क्योंकि उस नोड पे होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो कि उस इंटरनोड की लेंथ बढ़ा देता है। तो लीनियर ग्रोथ करवाने वाला एपिकल मेरिस्टेम तो है ही, उसको सपोर्ट करता है कौन? एपिकल मेरिस्टेम तो है ही, उसको सपोर्ट करेगा कौन? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और जो लेटरल मेरिस्टेम है वो क्या करता है? वो लेटरल ग्रोथ करवाता है, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम को हम कैम्बियम मेरिस्टेम भी कहते हैं। दूसरा नाम इसका क्या होता है? इसका होता है कैम्बियम मेरिस्टेम। क्यों? क्योंकि गिर्थ जो होती है उसको हम कैम्बियम भी बोलते हैं। तो गिर्थ इंक्रीज हो रही है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? कैम्बियम मेरिस्टेम भी बोलेंगे। आई होप ये पूरी चीज़ें सभी को समझ में आ गई होंगी। अब आ जाओ किस पे? परमानेंट टिश्यूज पे, ठीक है। ये सब क्या है भाई? ये सब हैं परमानेंट टिश्यूज, और ये सब आपकी एनसीईआरटी के ही डायग्राम्स हैं, है ना। एनसीईआरटी में आपने ये ज़रूर देखा होगा। अब सेल के स्ट्रक्चर पे फोकस करना। सेल का अगर आपको स्ट्रक्चर याद है, ये डायग्राम याद है, तो आपके लिए परमानेंट टिश्यूज क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। भाई परमानेंट टिश्यू नाम से ही बता रहे हैं कि वो परमानेंट है। परमानेंट है मतलब क्या? क्या ये प्लांट में हमेशा से ही प्रेजेंट थे? यानी कि जब सीड जर्मिनेशन हो रहा था तब से ये प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको परमानेंट बोलते हैं? नहीं, ये इतने भी परमानेंट नहीं होते हैं। यानी कि आप बोल सकते हो कि प्लांट के ये इनिशियल स्टेज से या सीड जर्मिनेशन के टाइम से ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो अगर नहीं होते हैं तो फिर ये बाद में कैसे आ जाते हैं, कहाँ से आ जाते हैं, और फिर ये क्यों परमानेंट कहलाते हैं? क्या आप इस चीज़ को समझ रहे हो? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ये परमानेंट टिश्यूज़ हैं। नाम से समझ में आ रहा है कि ये क्या होंगे? प्लांट में परमानेंट होंगे। तो परमानेंट क्यों होंगे? क्या ये प्लांट में बहुत पहले से प्रेजेंट है? यानी कि जब से सीड ने जर्मिनेशन अपना शुरू किया था, क्या ये तब से प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको परमानेंट कह रहे हैं? नहीं, ये इतने भी परमानेंट नहीं है, इतने भी पहले से प्रेजेंट नहीं है। तो अगर ये इतने पहले से प्रेजेंट नहीं है तो फिर ये अचानक से कहाँ से आ गए हैं, और आ गए हैं तो फिर इनको परमानेंट क्यों बोलते हैं? एक्चुअली ये परमानेंट टिश्यू जो होते हैं हमारे, ये कहाँ से आते हैं? ये हम बोलते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही आते हैं। कहाँ से आते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही आते हैं। कैसे पॉसिबल है भाई? होता क्या है ना, इधर देखो ध्यान से। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी हम बात करते हैं थोड़े से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स की। तो यहाँ पे मैं अभी क्या ड्रॉ कर रही हूँ? यहाँ पे मैं अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स ड्रॉ कर रही हूँ। अब हमने पढ़ा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की, अच्छा सा डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और हम बोलते हैं कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। तो भाई जब न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है तो हमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बनाना भी तो पड़ेगा ना। अब ये हुआ क्या था? इनिशियली हमारे पास केवल एक ही सेल था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, उसने फर्दर डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास इतने सारे सेल्स आ गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। अब कुछ सेल्स बोलेंगे कि यार अब जो है ना, अब हम बूढ़े हो गए हैं, यानी कि अब हम अपने लाइफ की जो सेल डिवीजन की जो स्टेज है ना, उसकी लास्ट स्टेज में पहुंच गए हैं। अब हमसे और डिवीजन का काम नहीं हो सकता, है ना। जैसे लोग रिटायर होते हैं, तो रिटायर होने के बाद में उनके अलग से रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं कि एक बार हम अपनी पूरी जो है ना नौकरी कर लेंगे, इसके बाद में
एक किसी सुकून वाली जगह घर ले लेंगे, घर में जाकर के सेटल हो जाएंगे, उस सिटी में जाकर के सेटल हो जाएंगे और अपने मन का काम करेंगे। जैसे किसी को गार्डनिंग अच्छी लगती है तो वो सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा सा फार्म हाउस ले लेंगे, वहाँ पे जाकर के सेटल हो जाएंगे और गार्डनिंग करेंगे, खेती वगैरह करेंगे, या अलग अलग हॉबीज़ होती हैं। ये जो रिटायरमेंट प्लान है ना, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स का भी होता है ना। इस चीज़ से आप रिलेट कर सकते हो। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स भी क्या हो करते हैं, अपना एक रिटायरमेंट प्लान बना करके रखते हैं। कैसे? यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स दिख रहे हैं आपको। अब ये सेल्स क्या करेंगे ना, बोलेंगे कि यार अब हम जो है ना रिटायर होना चाहते हैं, यानी कि अब ये जितना भी सेल डिवीजन होता जा रहा है ना, इससे हम थक चुके हैं, अब हमें और सेल डिवीजन नहीं करना, हमसे और नहीं हो सकता। तो क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कुछ सेल्स, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कुछ सेल्स क्या होंगे, एक डेफिनेट शेप ले लेंगे, एक डेफिनेट हम बोलते हैं कि साइज ले लेंगे, और इसके बाद में साथ ही साथ डेफिनेट शेप और साइज अटेन करने के बाद, अचीव करने के बाद, वो एक डेफिनेट फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेते हैं। जैसे कि रिटायरमेंट प्लान में क्या होता है कि एक जगह जाकर के सेटल हो जाना और अपने मन का काम करना। अब किसी को खेती बाड़ी करना पसंद है तो वो इंसान क्या करेगा, खेती बाड़ी करेगा रिटायरमेंट के बाद। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से कुछ सेल्स रिटायरमेंट के बाद अपनी सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी खो देते हैं। उनका बोलना होता है कि हमसे अब नहीं होने वाला। इसके बाद में एक डेफिनेट शेप और साइज अटेन करके एक डेफिनेट फंक्शन को परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेते हैं कि चलो अब हम जो है ना ये काम करेंगे आज से। सेल डिवीजन तो कोई फंक्शन होता नहीं है, वो तो एक लाइफ की स्टेज होती है। तो सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी के बाद, लूज करने के बाद, कुछ सेल्स जो होते हैं वो एक डेफिनेट फंक्शन को परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि भाई आज से हम ये काम करेंगे। या तो खाना जो है ना प्लांट में ऊपर नीचे पहुंचाएंगे, या पानी जो है ना रूट से लेकर के शूट तक पहुंचाएंगे। इस तरह के कुछ काम करने को वो क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ भाई आज के बाद हम ये काम करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ फंक्शन तो वो एक ले ही लेते हैं, प्लांट के फिक्स्ड पर्टिकुलर पोजीशंस पे जाकर के फिक्स हो जाते हैं और वहीं सेटल हो जाते हैं। जैसे कि लोग फार्म हाउस लेते हैं, एक ऐसी सिटी में घर ले लेते हैं रिटायरमेंट के बाद जहाँ पे वो सुकून से रह सकते हैं। सिमिलरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल भी क्या करते हैं, प्लांट के सर्टेन लोकेशंस में जाकर के फिक्स हो जाते हैं और वहीं पे सेटल हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जितने भी आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स के, ये कैसे दिख रहे हैं, ये नहीं कि जैसे रिटायर्ड इंसान होता है कि अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें सुकून की ज़िंदगी जीनी है, बस वही वाला काम है। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं वो क्या हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, ठीक है। तो जो मैच्योर्ड मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं टिश्यू के, उन्हें हम क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू के सेल्स कहते हैं। तो ये परमानेंट टिश्यू आए कहाँ से हैं, ये परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही आए हैं। क्या आप ये चीज़ अब रिलेट कर पा रहे हो, कहाँ से पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आ गया, कहाँ से उससे फिर परमानेंट टिश्यू निकल के आ गया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स डिवाइड करते रहते हैं, कंटिन्यूसली डिवीजन करते रहते हैं। इसके बाद में एक पर्टिकुलर एज के बाद, प्लांट की एक पर्टिकुलर एज के बाद क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स डिसाइड करते हैं कि भाई अब हम और डिवीजन की प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे, अब हम और डिवाइड नहीं करेंगे। तो वो अल्टीमेटली अपने डिवीजन की एबिलिटी को लूज कर देते हैं। डेफिनेट शेप, साइज और एक डेफिनेट फंक्शन बोलेंगे कि अब हम ये आज से काम करने वाले हैं। डेफिनेट शेप अटेन कर लेंगे, डेफिनेट साइज अटेन कर लेंगे, और साथ ही साथ एक डेफिनेट फंक्शन भी वो चूज़ कर लेते हैं कि आज से हम ये काम करने वाले हैं प्लांट में। और फिर इसके बाद में इतना सब कुछ करने के बाद वो प्लांट में एक फिक्स्ड पार्ट में जाकर के सेटल हो जाते हैं। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? और ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे सेल्स को हम परमानेंट टिश्यू के सेल्स कहते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, मैच्योर्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, या मैच्योर्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। आई होप ये पूरा रिलेशन आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो हम बोलते हैं कि थिन वॉल्ड भी हो सकते हैं।
थिक वॉल्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं। अभी तो हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पढ़ के आए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं वो हमेशा लिविंग ही होते हैं, इनफैक्ट बहुत एक्टिव होते हैं। लेकिन परमानेंट टिश्यू में यहाँ पे हमको कुछ लिविंग सेल्स भी देखने को मिलेंगे, कुछ हमें डेड सेल्स भी देखने को मिलेंगे। जो लिविंग सेल्स होंगे उनकी जो सेल वॉल होगी वो थिन होगी, जो डेड सेल्स होंगे उनकी सेल वॉल थिक होगी। अब सवाल ये है कि अगर ये डेड हैं तो फिर ये प्लांट में कर क्या रहे हैं, इनको क्यों हटाया नहीं गया है प्लांट से? वो इसलिए क्योंकि डेड सेल्स भी ज़रूरी होते हैं प्लांट्स में, क्योंकि डेड सेल्स क्या करते हैं, उनकी सेल वॉल थिक हो जाती है, अपने आप को इतना मोटा कर लेते हैं कि जहाँ भी ये प्रेजेंट होते हैं ना, जिस भी प्लांट पार्ट में, उस पार्ट को ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो लिविंग सेल का काम अलग होगा, अब जो कि वो परमानेंट हो गए हैं, इसलिए क्या होगा कि वो एक फंक्शन परफॉर्म करते रहेंगे। और जो डेड हो गए हैं, डेड परमानेंट टिश्यू या सेल्स, वो क्या करेंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। तो परमानेंट हम इनको क्यों बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्लांट की एक फिक्स पोजीशन पे जा कर के सेटल हो जाते हैं, वहीं रहते हैं, हमेशा वहीं रहते हैं और एक ही टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते जाते हैं। सेल डिवीजन शो नहीं करेंगे वो। इनको हम मैच्योर्ड मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं। जो मैच्योर्ड मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वही क्या कहलाते हैं, परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं, ठीक है। अब परमानेंट टिश्यू के हम बोलते हैं कि 3 टाइप होते हैं, एक होता है पेरेन्काइमा, एक होता है कोलेनकाइमा और एक होता है स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले हम बात करते हैं पेरेन्काइमा की। तो यहाँ पे आपको जो एक डायग्राम दिखाई दे रहा है वो किसका है, ये है हमारे पेरेन्काइमा का। किसका है भाई, ये है हमारे पेरेन्काइमा का। और ये तो मतलब जब आप सेल को ऊपर से देखोगे ना, टॉप व्यू देखोगे, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। और जब आप उसका सेक्शन निकालोगे, ट्रांसवर्स सेक्शन निकालोगे, तो आपको कुछ इस तरीके का ये पेरेन्काइमा सेल्स आपको कुछ इस तरीके से अरेंज्ड दिखाई देंगे। तो टॉप व्यू आपको कैसा देखने को मिलेगा, ऐसा, और ट्रांसवर्स सेक्शन आपको मिलेगा ऐसा। तो बेसिकली पेरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ये हम बोलते हैं कि लिविंग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बोलते हैं कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, और पेरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्सली अरेंज्ड होते हैं। और जहाँ पे ये सेल्स आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो सेल वॉल है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी चपटी हो जाती है। क्यों, यानी कि होता क्या है ना कि इनकी सेल वॉल बहुत पतली होती है, तो जैसे ही 2 सेल्स आपस में आकर के मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो जिस पॉइंट पे आकर के उनकी सेल वॉल कंबाइन होती है, मिलती है ना, वो वहाँ से चपट जाती है, फ्लैट हो जाती है। तो आपको कुछ फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स भी दिखाई देंगे। इसके अलावा हम बोलते हैं कि इनके बीच में, सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट होती हैं। तो क्या क्या मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई हैं इसकी, सबसे पहले तो ये है कौन, ये है अपना पेरेन्काइमा टिश्यू, और ये सब क्या है, पेरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं लिविंग सेल्स। इसके अलावा इनकी जो सेल वॉल है वो कैसी होती है, थिन होती है। और ये जो सेल्स हैं ये कैसे होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे। और साथ ही साथ हम ये भी बोलते हैं कि जहाँ पे 2 सेल्स कंबाइन होते हैं, एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे इनकी सेल वॉल क्या हो जाती है, थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि इनके बीच में, सेल्स के बीच में इंटर सेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, इंटर सेल्यूलर स्पेसेस इनमें प्रेजेंट होंगी। अब पेरेन्काइमा के भी हम बोलते हैं कि 2-3 टाइप होते हैं। अगर पेरेन्काइमा सेल्स में क्या प्रेजेंट हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे, हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ना, उनमें वैक्यूल्स नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि उनको तो केवल डिवाइड करना है, कोई फंक्शन तो परफॉर्म करना नहीं है। तो आप खुद ही सोचो, हमारे पास जो परमानेंट टिश्यू आए हैं, परमानेंट टिश्यू को तो परमानेंट काम करना है ना, तो उनके पास, परमानेंट टिश्यू के सेल्स के पास तो वैक्यूल्स होने चाहिए। उस वैक्यूल में उनके पास खाना होना चाहिए, है ना, रिजर्व फूड होना चाहिए, स्टोर्ड फूड होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स वगैरह होने चाहिए, पानी वगैरह होना चाहिए। तो परमानेंट टिश्यू के सेल्स के पास वैक्यूल्स होते हैं। अब हमने बोला कि कुछ परमानेंट टिश्यूज, पेरेन्काइमा के कुछ सेल्स ऐसे हैं, पेरेन्काइमेटस सेल्स, जिसके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट है यानी कि क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लास्टिड है। तो जाहिर है वो जो पेरेन्काइमेटस सेल हैं
वो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे, है ना? वो क्या करेंगे भाई? फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो ऐसे पैरेनकाइमेटस सेल जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लास्टिड होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोरेनकाइमा कहते हैं। क्या ये चीज़ सबको समझ में आ गई? भाई क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और फिर उससे खाना बनाता है। इस क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक तरह का प्लास्टिड ही होता है, टाइप होता है प्लास्टिड का। तो ऐसे पैरेनकाइमेटस सेल जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोरेनकाइमा कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इनको हम? क्लोरेनकाइमा कहते हैं, क्लोरेनकाइमा। ठीक है, फिर इसके बाद में दूसरा टाइप क्या होता है? एरेनकाइमा होता है। एरेनकाइमा क्या? जैसे कि मैंने आपको बोला कि पैरेनकाइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स, वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, लेकिन उनके फिर भी हम बोलते हैं कि बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। लेकिन कभी ऐसा हो कि इन सेल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेसेस आ जाए, यानी कि कुछ इस तरीके से हमारे सेल्स जो है अरेंज हो जाएं कि इनके बीच में बहुत सारी जगह आ जाए। तो ये जो बहुत सारी जगह होगी ना पैरेनकाइमेटस सेल्स के बीच में, ये क्या होगी? ये हम बोलते हैं कि एयर से भर जाएगी, यानी कि ये एयर फिल्ड स्पेसेस होंगी। और ये जो एयर फिल्ड स्पेसेस होती हैं, ये क्या करती हैं? ये बेसिकली प्लांट के पार्ट्स को बायोन्सी प्रोवाइड करती हैं। वाटर लिलीज सबने देखी हैं, पानी के ऊपर तैरती रहती हैं। कैसे तैरती रहती हैं भाई? हमने तो यही सीखा है कि जो सब्सटेंसेस की डेंसिटी पानी से कम होती है, सिर्फ वही पानी के ऊपर तैरेगी, और वो सब्सटेंसेस जिनकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है वो नीचे जा कर के बैठ जाएगी। तो वाटर लिलीज की डेंसिटी पानी से हम बोलते हैं कि कम कैसे हो जाती है? इसलिए कम हो जाती है क्योंकि वाटर लिलीज के पास क्या प्रेजेंट होते हैं? एरेनकाइमा सेल्स होते हैं। ये एरेनकाइमा सेल्स क्या होते हैं? इन सेल्स के बीच में प्रेजेंट होती है बहुत सारी जगह, और इस जगह में भरी होती है एयर। और ये एयर क्या करती है? एयर हम बोलते हैं कि बायोन्सी प्रोवाइड करती है वाटर लिलीज को, जिसके कारण वो पानी में तैरते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बोलते हैं कि एक और स्टोरेज पैरेनकाइमा भी होते हैं। स्टोरेज पैरेनकाइमा क्या होते हैं? वो अपने अंदर फूड को स्टोर करके रखते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पैरेनकाइमा का, पूरे के पूरे पैरेनकाइमा टिश्यू का फंक्शन क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे फूड को एसिमिलेट करना। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, एसिमिलेशन ऑफ फूड, एसिमिलेशन ऑफ फूड। और इसके साथ ही साथ हम बोलते हैं कि फूड को स्टोर भी करना। फूड कौन कौन से हो सकते हैं? स्टार्च हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, फैट्स भी हो सकता है। तो खाने को एसिमिलेट करना। इसके अलावा हम बोलते हैं कि खाने को स्टोर करना, फूड को रिजर्व करना, उसको हम बोलते हैं क्या? किसका काम है? वो पैरेनकाइमा का, पैरेनकाइमा टिश्यू का काम है, पूरे के पूरे पैरेनकाइमा टिश्यू का। ठीक है, तो अभी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं पैरेनकाइमा के बारे में। हमने बोला कि पैरेनकाइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होंगे भाई? थिन होंगे। इसके अलावा इनकी जो सेल वॉल है, इनकी जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं। इसके अलावा सेल्स की जो सेल वॉल होती है वो भी कैसी होती है? थिन होती है। और ये सेल्स आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। जहाँ पे दो सेल्स, पैरेनकाइमा के सेल्स आपस में आकर के मिलते हैं, वहाँ पे इनकी जो सेल वॉल है वो थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है। ठीक, फिर इसके बाद में कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होने के बावजूद पैरेनकाइमा सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। फिर इसके बाद में वो वाले पैरेनकाइमा सेल्स जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट, उनको हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं। और वो वाले पैरेनकाइमा सेल्स जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसके कारण वो स्पेसेस हवा से भर जाती हैं, एयर फिल्ड हो जाती हैं, ऐसे पैरेनकाइमा सेल्स को हम क्या कहते हैं? एरेनकाइमा कहते हैं। और यही एरेनकाइमा हम बोलते हैं कि जो वाटर लिलीज हैं उसमें प्रेजेंट होता है, जिसके कारण बायोन्सी मिलती है और वाटर लिलीज पानी में तैरती रहती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में एक होते हैं स्टोरेज पैरेनकाइमा, जो कि अपने अंदर खाने पीने की चीज़ों को, वाटर को, मिनरल्स को और खाने को स्टोर करके रखते हैं। तो ओवरऑल फंक्शन क्या होता है हमारे पैरेनकाइमा का? पैरेनकाइमा का ओवरऑल फंक्शन होता है कि ये फूड को एसिमिलेट करेगा,
फिर इसके बाद में फूड को स्टोर भी करेगा, फूड को रिजर्व भी करेगा। फूड कौन हो सकता है? स्टार्च हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, फैट्स भी हो सकते हैं। तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये हम बोलते हैं कि टॉप व्यू आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाँ भाई ऊपर से पैरेन्काइमा देखने में कैसे लगेंगे, और ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये किस तरीके से लगते हैं। देखो ये कितने अच्छे से अरेंज होते हैं, देखो सभी पैरेन्काइमा के सेल्स को देखो कितने अच्छे से यूनिफॉर्मली हम बोलते हैं कि अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, आई होप इनका स्ट्रक्चर आपको हमेशा याद रखोगे आप। ये सब आपकी एनसीईआरटी के डायग्राम से, इसलिए आपके लिए ये ज़रूरी है। कोई और तीसरे डायग्राम से मैं आपको समझा नहीं रही हूँ, क्योंकि जिस डायग्राम से आप समझोगे वो आपको याद रहेगा। आई होप पैरेन्काइमा सब बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब हम बढ़ते हैं कहाँ? अपने नेक्स्ट टाइप के परमानेंट टिश्यू पे, जिसका नाम है कोलेनकाइमा। ठीक है, कोलेनकाइमा क्या होता है? कोलेनकाइमा के हम बोलते हैं कि सेल्स भी कैसे होते हैं, आप बोल सकते हो कि ये भी हम बोलते हैं कि कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, सेल वॉल हम बोलते हैं कि इनकी थिन होती है, लेकिन होता क्या है कि जो कॉर्नर्स होते हैं ना कोलेनकाइमा के सेल्स के, वो थोड़े से थिक हो जाते हैं। थिक क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे सेल्यूलोज और पैक्टिन का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, देखो ज़रा इस तरीके से, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये टॉप व्यू है कोलेनकाइमा के सेल्स का, कोलेनकाइमा टिश्यू का। यहाँ पे आपको रेड थिकनेस दिखाई दे रही होगी, ये आपको दिखाई दे रही है रेड थिकनेस। ये रेड थिकनेस कहाँ आई है? ये रेड थिकनेस आई है कोलेनकाइमा सेल्स के कॉर्नर पर। आई रिपीट, कोलेनकाइमा टिश्यू किसका बना होगा? कोलेनकाइमा सेल्स का बना होगा। कोलेनकाइमा सेल्स के जो कॉर्नर होते हैं उन पे आपको थिकनिंग दिखाई देगी, वो काफ़ी थिक होते हैं कॉर्नर्स पे। क्यों थिक होते हैं? क्योंकि वहाँ पे डिपोजिशन होता है। किस चीज़ का डिपोजिशन होता है भाई? सेल्यूलोज तो होगा ही, प्लस हम बोलते हैं वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? पैक्टिन प्रेजेंट होता है। इस पैक्टिन और सेल्यूलोज के डिपोजिशन के कारण कोलेनकाइमा के सेल्स के जो कॉर्नर्स होते हैं वो थोड़े से थिक हो जाते हैं। ये वही कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पे आकर के एक कोलेनकाइमा का सेल दूसरे कोलेनकाइमा के सेल से कंबाइन होता है। तो इस कॉर्नर की थिकनिंग के कारण हम बोलते हैं कि कोलेनकाइमा सेल्स के बीच में जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस हैं वो ऑलमोस्ट कैसी होती हैं? होती ही नहीं है, एब्सेंट होती हैं। पैरेन्काइमा के सेल्स के बीच में वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि कोलेनकाइमा सेल्स के जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है सेल्यूलोज और पैक्टिन का, पैक्टिक सब्सटेंसेस का, जिसके कारण कॉर्नर्स जो होते हैं कोलेनकाइमा सेल्स के वो थोड़े से थिक हो जाते हैं, और इन्हीं कॉर्नर्स पे आकर के दूसरे कोलेनकाइमा सेल्स हम बोलते हैं कि कंबाइन होते हैं, जिसके कारण दो कोलेनकाइमा सेल्स के बीच में जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस हैं वो खत्म हो जाती हैं। अब इसके कारण होता क्या है कि कोलेनकाइमा टिश्यू जो होता है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है। क्यों हो जाता है टफ, क्यों हो जाता है हार्ड? क्योंकि सेल्स जो होते हैं ना वो बहुत ही, आप बोल सकते हो कि कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं, उनके बीच की स्पेसेस चली जाती हैं, तो वो टिश्यूज़ जो हैं वो पूरे के पूरे बहुत ही हार्ड हो जाते हैं। हार्ड तो होते हैं, टफ तो होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं, यानी कि प्लायबल भी होते हैं। और इसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण जो प्लांट के एरियल पार्ट्स होते हैं, है ना, प्लांट का जो स्टेम होता है, उसकी जो ब्रांचेस होती हैं, जो लीव्स वगैरह की जो स्टॉक होती हैं, जो अच्छा ताज़ा प्लांट होता है, हेल्दी प्लांट होता है, उसके स्टेम को आप हाथ से तोड़ने की कोशिश करो, आसानी से टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट होता है कौन? कोलेनकाइमा टिश्यू। कोलेनकाइमा टिश्यू हम बोलते हैं कि इसकी जो कॉर्नर्स जो थिक हो जाते हैं, जिसके कारण ये टिश्यू हार्ड हो जाता है और प्लायबल भी हो जाता है, तो वो आसानी से टूटता नहीं है। लेकिन जब हवा चलती है तो हवा में जो एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, यानी कि वो वाले प्लांट के पार्ट्स जो कि सॉइल के ऊपर होते हैं, वो क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। मूव करते रहेंगे, हवा चलेगी ऐसे तो वो भी जाएंगे हवा के साथ साथ, हवा जाएगी ऐसे तो वो भी हवा के फ्लो के साथ साथ यहाँ जाएंगे। इतना मूव करते रहते हैं, लेकिन कभी भी टूटते नहीं हैं। रबर बैंड कितना भी स्ट्रेच कर लो आसानी से टूटती नहीं। क्यों? क्योंकि रबर बैंड बहुत फ्लेक्सिबल होती है। कोलेनकाइमा टिश्यू की प्रेजेंस के कारण प्लांट पार्ट्स जो होते हैं वो कितना भी मूव कर ले हवा के कारण या किसी और प्रेशर के कारण, वो टूटते नहीं है। क्यों? क्योंकि कोलेनकाइमा टिश्यू उनके अंदर जो जाता है वो उनको एक इलास्टिसिटी, एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। इसका जो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है उसमें आपको और क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि कैसे सेल के कॉर्नर्स पे आपको थिकनिंग दिखाई दे रही है और इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस है ही नहीं। ठीक है, चलो
अब इसके बाद में ये हो गया क्या, कोलेनकाइमा। अब लास्ट टाइप के हम परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं, जो कि होगा कौन, बेसिकली स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो मैच्योरिटी के बाद हम बोलते हैं कि डेड हो जाता है। उसकी जो सेल वॉल्स होती हैं, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये स्क्लेरेनकाइमा ही है। तो ये सेल्स जो होते हैं वो मैच्योरिटी पे आने के बाद डेड हो जाते हैं। सेल वॉल्स जो होती है इनकी काफ़ी थिक होती है, काफ़ी टफ होती है। क्यों, इनको हम पता है क्या कहते हैं, इनकी सेल वॉल्स को हम लिग्निफाइड सेल वॉल कहते हैं। क्यों कहते हैं लिग्निफाइड सेल वॉल्स, क्योंकि लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। ऊपर कोलेनकाइमा में सेलुलोज और पैक्टिन का डिपोजिशन था, स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निफाइड सेल वॉल कहलाई जाती थी। क्यों, क्योंकि उसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है। तो लिग्निन के डिपोजिशन के कारण स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही थिक हो जाती है, बहुत ही टफ हो जाती है। कई बार तो इतना ज़्यादा सेल वॉल थिक हो जाता है कि सेल के अंदर का जो ल्यूमेन होता है, जहाँ पे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस वगैरह होता है, वो बहुत ही नैरो हो जाता है। ठीक है, तो कई बार हम बोलते हैं कि सेल के ल्यूमेन में कुछ होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स की जो सेल वॉल हैं वो इतनी ज़्यादा लिग्निफाइड हो जाती है, उसमें इतना ज़्यादा लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। आई बात आपको समझ में। अब स्क्लेरेनकाइमेटस जो टिश्यू होता है, जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होता है, ये बेसिकली इसके कुछ फाइबर्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये होता क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि मेजॉरिटी पे डेड हो जाता है। सेल वॉल भी हम बोलते हैं कि इसकी बहुत लिग्निफाइड है। तो ये करने क्या वाला है, ये जहाँ भी प्लांट में प्रेजेंट होगा, जिस भी पार्ट में प्रेजेंट होगा प्लांट में, उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ये जो हमारा कोलेनकाइमा था, ये भी टिश्यू कैसा होता है, थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्ट्रेंथ तो करेगा ही, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा। लेकिन हमारा ये जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होता है, ये इसका पूरा फंक्शन क्या होता है, डेड होने के बावजूद ये प्लांट में प्रेजेंट है, क्योंकि ये प्लांट को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आपने ड्राई फ्रूट्स के शेल्स देखे होंगे, नट्स के आपने शेल्स देखे होंगे, सीड के आपने शेल देखे होंगे, हार्ड होते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। कुछ आप बोल सकते हो कि चीज़ों के जो स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स होते हैं, जैसे कि जूट, हेम्प और कोकोनट, ठीक है, कोकोनट के जो फाइबर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स ही होते हैं। तो इनको तो कमर्शियल लेवल पे बेचा भी जाता है। क्यों, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू क्या करेगा, जहाँ भी प्रेजेंट होगा प्लांट पार्ट में, उसको स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि इनके सेल्स का जो सेल वॉल है वो बहुत थिक होता है, हाईली लिग्निफाइड होता है, प्लस हम बोलते हैं कि इम्पर्मेबल होता है वाटर से, पानी को भी अंदर जाने नहीं देगा। कोकोनट जो होता है उसके अंदर पानी भरा होता है, और ऊपर से आप कितना भी पानी क्यों ना डालो कोकोनट में, वो पानी अंदर नहीं जाएगा और ना ही बाहर, अंदर का पानी बाहर आएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स आपको दिखाई देते हैं। वो फाइबर्स किसके बने हैं, सेल्स के ही तो बने हैं, और इन सेल्स की सेल वॉल लिग्निफाइड होती है, लिग्निन डिपोजिशन होता है, और ये लिग्निन वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। तो ये क्या करने वाला है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला है। तो बेसिकली हमने परमानेंट टिश्यू का हमने केवल एक ही टाइप पढ़ा है। हाँ, मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं है कि ये क्या है, ये सारे सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज हैं, लेकिन ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं। सिंपल क्यों कह रहे हैं भाई, सिंपल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सब एक ही टाइप के सेल्स के बने हुए हैं। पेरेन्काइमा टिश्यू के पास सिर्फ पेरेन्काइमा के सेल्स हैं, कोलेनकाइमा टिश्यू के पास सिर्फ और सिर्फ कोलेनकाइमा के सेल्स हैं, और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के पास सिर्फ और सिर्फ स्क्लेरेनकाइमा के ही सेल्स हैं, कोई और दूसरे टाइप के सेल्स नहीं आ गए हैं। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिंपल और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, एक बार फटाफट से हम इनका क्विक रिकैप कर लेते हैं। परमानेंट टिश्यूज हम बोलते हैं कि आते कहाँ से हैं, ये क्या हमेशा से प्लांट में प्रेजेंट होते हैं सीड जर्मिनेशन के टाइम से, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीड जर्मिनेशन के टाइम से परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो फिर ये आते कहाँ से हैं, ये बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही आते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स जब अपने सेल डिवीजन की आखिरी स्टेज में पहुँच जाते हैं, इसके बाद में वो बोलते हैं कि अब हम और डिवाइड नहीं होना चाहते हैं, अब हम रिटायर होना चाहते हैं, रिटायर होने के बाद हम सेटल होना चाहते हैं। तो होता क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं, एक डेफिनेट शेप अक्वायर कर लेते हैं, और साथ ही साथ एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेते हैं, और साथ ही साथ प्लांट के किसी एक पर्टिकुलर
स्पॉट में जाकर के, फिक्स स्पॉट में जाकर के सेटल हो जाते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। एक्चुअली परमानेंट टिश्यूज क्या है, परमानेंट टिश्यूज हम बोलते हैं कि मैच्योर्ड मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। क्या है परमानेंट टिश्यूज, मैच्योर्ड मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स मैच्योर हो जाते हैं, सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं, तब जाकर के एक स्पेसिफिक फंक्शन को की रिस्पॉन्सिबिलिटी गेन करके वो क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं, प्लांट के एक पर्टिकुलर पोर्शन में जाकर के सेटल हो जाते हैं। ठीक है, अब परमानेंट टिश्यू लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं। इनकी सेल वॉल थिन भी हो सकती है, थिक भी हो सकती है। जो डेड होते हैं परमानेंट टिश्यूज, तो वो क्या होते हैं, उनकी सेल वॉल थिक हो जाती है उनके सेल्स की, और वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और इनमें वैक्यूल्स होते हैं, क्यों, क्योंकि अब परमानेंट टिश्यूज जो है ना काम करने वाले हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने वाले हैं, तो अब इनको क्या होना पड़ेगा, इनके अंदर वैक्यूल्स होने चाहिए। तीन बेसिकली परमानेंट टिश्यूज के दो टाइप्स होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अभी हमने सिंपल डिस्कस करा है। सिंपल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स होते हैं टिश्यूज के पास। सबसे पहला है, तीन ही टाइप्स हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा में हम बोलते हैं कि सेल्स जो होते हैं पेरेन्काइमा के सेल्स वो थिन वॉल्ड होते हैं और कॉम्पैक्टली हम लिविंग होते हैं। सबसे पहली बात तो लिविंग होते हैं। कॉम्पैक्टली हम बोलते हैं कि अरेंज्ड होते हैं, थिन वॉल होती है इनकी सेल वॉल। कॉम्पैक्टली जब अरेंज होते हैं ना पेरेन्काइमा के सेल्स, तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट होती हैं। पेरेन्काइमा के तीन टाइप्स हो सकते हैं, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा एंड स्टोरेज पेरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा हम बोलते हैं कि वो पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमा वो पेरेन्काइमा के सेल्स होते हैं जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण उसमें एयर भर जाती है। तो ये एरेन्काइमा सेल्स क्या करते हैं, प्लांट को बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण वाटर लिली पानी में तैरती रहती है। स्टोरेज पेरेन्काइमा क्या करते हैं, फूड और वाटर वगैरह को स्टोर करते हैं। तो पेरेन्काइमा का टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, एसिमिलेशन करना फूड का, फूड को रिजर्व करना, उसको स्टोर करना। फूड क्या हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है। फिर इसके बाद में आता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के सेल्स हम बोलते हैं कि इनकी भी वॉल्स कैसी होती है, थिनी होती हैं, लेकिन क्या होता है ना, कोलेनकाइमा सेल्स की जो कॉर्नर होते हैं वो थोड़े से थिक हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सेल्यूलोज और पैक्टिन का डिपोजिशन हो जाता है। ये वही कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पे दूसरे कोलेनकाइमा सेल्स आकर के कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं एक दूसरे से। तो जो कि हम बोलते हैं कि कॉर्नर्स बहुत ही थिक हो चुके हैं, जिसके कारण कोलेनकाइमा के सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल गायब हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है, जिसके कारण कोलेनकाइमा टिश्यू जो है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। एट द सेम टाइम वो फ्लेक्सिबल भी होता है। इसके कारण जो एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, कितनी भी हवा चल ले वो बेंड हो जाएंगे, लेकिन बेंड होने के बाद टूटते नहीं हैं, उनके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से मिलती है, कोलेनकाइमा टिश्यू से मिलती है। लास्ट है क्या, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। और ये जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होता है इसके लिए हम बोलते हैं कि ये मैच्योरिटी पे आकर के मर जाता है। सेल वॉल्स हाईली लिग्निफाइड होती हैं, यानी कि लिग्निन डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि कई बार सेल का जो ल्यूमेन होता है, अंदर का जो जगह होता है, वो बिल्कुल गायब हो जाता है, नैरो हो जाता है, सेल के अंदर कुछ रहता ही नहीं है। और जब डेड हो जाएगा तो क्या करेगा, एक ही फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, मैकेनिकल सपोर्ट का। तो जो हार्ट, दिमाग लगाओ, आपको कहाँ मिल सकता है स्क्लेरेन्काइमा, जो भी पोर्शन आपको प्लांट के हार्ड दिखते हैं, जैसे कि मुझे नट्स वगैरह के जो शेल्स है वो हार्ड दिखते हैं, ठीक है, सीड कोट जो होता है वो हार्ड दिखता है, तो वहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हम बोलते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस के, कुछ चीज़ों के जो स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स होते हैं, जैसे कि कोकोनट हो गया, हैम्प हो गया, जूट हो गया, इन सब के फाइबर्स को बेचा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही मैकेनिकल सपोर्ट वाले होते हैं। लिग्निन हम बोलते हैं कि वाटर के लिए इम्पर्मिएबल होता है, जाने नहीं देगा आसानी से। आई होप पूरा का पूरा सिंपल परमानेंट टिश्यू आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा सवाल था ना कि कौन कौन से हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं, तो अब आप इसका जवाब दे सकते हो कि भाई हमारे पास पेरेन्काइमा है, हमारे पास कोलेनकाइमा है और हमारे पास स्क्लेरेन्काइमा है। पेरेन्काइमा के भी दो टाइप्स होते हैं, एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, और चाहो तो एक और लिख देना, स्टोरेज पेरेन्काइमा। ठीक है, चलो आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको हो गया होगा क्लियर। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की, वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होगा भाई, ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, यानी कि शूट और रूट एपेक्स पे। नाम से समझ में आ रहा है, एपिकल मेरिस्टेम यानी कि एपेक्स पे होगा। प्लांट के हम बोलते हैं कि दो एपेक्स होते हैं, एक होता है कौन सा,
शूट एपेक्स और एक होता है कौन सा, रूट एपेक्स। तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होने वाला है, रूट और शूट एपेक्स पे होने वाला है, ठीक है, रूट और शूट टिप्स पे प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ द कोकोनट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कोकोनट का जो हस्क होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है प्लांट के किसी भी पार्ट को, वो बनाता है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। तो हम बोलते हैं कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ द कोकोनट। क्या आपको ये चीज़ हुई क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखो ये सवाल है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का। आज के इस सेशन में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू समझा है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं जहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ पढ़ेंगे और इसके बाद में आगे के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ और इंटेक्स क्वेश्चंस और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी हमें पढ़ना है। तब तक आप क्या करेंगे, हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा आप, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।